नमस्कार दोस्तों, आरबीवीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको पार्श्व विस्थापन पढ़ा दिया, लांबिक विस्थापन पढ़ा दिया और ये भी बता दिया कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। लास्ट चौथा है वो है कि समांगी पारदर्शी द्रव्य में तिरछी पड़ी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी एक लांबिक विस्थापन की ही घटना है। कैसे दिखाई देती है मैं आपको यहां डायग्राम बना करके बता देते हैं और क्यों दिखाई देती है। जैसे ये कोई भी पात्र है, इस पात्र में समांगी पारदर्शी द्रव भरा हुआ है। इसमें ये कोई भी छड़ तिरछी पड़ी हुई है। ये इस तरीके से। अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हम इधर से देखेंगे तो ये छड़ हमें तिरछी दिखाई नहीं देगी, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी अगर हम इधर से देखते हैं तो ये जो हमें छड़ दिखाई देती है वो छड़ इस प्रकार से नजर आती है। ऐसे करके मुड़ी हुई, यानी जो ये ए पॉइंट है वो ए पॉइंट यहां नजर आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा अपवर्तन के कारण ही होता है। क्यों होता है? आप सभी देखें कि ये जो तिरछी पड़ी हुई छड़ है, इसमें ये जो पॉइंट ले लिए मैंने, ये जो डॉटेड से दिखा रहा हूं मैं आपको, इन सभी डॉट्स की जो गहराई है वो कैसी है? अलग अलग। वास्तविक गहराई अलग अलग है। अब मैंने आपको पीछे लांबिक विस्थापन पढ़ाया था कि अगर इन बिंदुओं को सभी को हम देखते हैं विरल माध्यम से तो ये हमें अपनी वास्तविक अवस्था से थोड़े ऊपर दिखाई देंगे। तो यानी ये वाला पॉइंट तो यहाँ तल पे है, ये तो यहीं दिखाई देगा। ये वाला दिखाई देगा थोड़ा ऊपर, यहाँ इसी की सीध में, जस्ट इसके ऊपर। ये वाला पॉइंट दिखाई देगा यहाँ इसी की सीध में, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट दिखाई देगा वो यहाँ देगा, और दूसरा ये वाला पॉइंट है वो यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाई दे जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाई दे जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए नाम डाल दूँ ए, और ये दूसरे वाले का बी, ये तीसरे वाले का सी, डी और ई और एफ, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ ये जितने भी पॉइंट हैं, ठीक, इन सभी की वास्तविक गहराई अलग अलग है, तो इनकी आभासी गहराइयां भी अलग अलग होंगी। इसीलिए यह तिरछी पड़ी हुई छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि अपवर्तन की घटना है, इसमें लांबिक विस्थापन लागू हो रहा है। पॉइंट बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा, ई का अलग होगा, एफ का अलग होगा और ए का ए डैश तक अलग होगा, ठीक। आप सर लिखेंगे कैसे? आप ऐसे ही लिखेंगे कि तिरछी पड़ी हुई छड़ के विभिन्न बिंदुओं की वास्तविक गहराई द्रव के अंदर अलग अलग होती है। विरल माध्यम से देखने पर ये सभी बिंदु लांबिक विस्थापन के कारण हमें अलग अलग गहराई पर दिखाई देते हैं, जो हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिए हैं। इस कारण से समांगी पारदर्शी द्रव में पड़ी हुई कोई भी तिरछी छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इतना सही है। जो आपका अपवर्तन की घटनाएं हैं उनमें इतना है। अब हम पढ़ाएंगे इसके बाद बेटा आपको क्रांतिक कोण। ये बात आप सभी को याद है, आज भी याद होगी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल।
क्या लिखेंगे? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। यहां थोड़ा डायग्राम बना दूं 1 मिनट में, तो फिर आपको समझाता हूं। देखो बेटा, ये सैडेड पोर्शन ले लिया मैंने, इसको हमने सेड कर रखा चौक से, ये है। और ये बाउंड्री खींच ली, सीमा पृष्ठ, किसका सीमा पृष्ठ भैया? सघन माध्यम और विरल माध्यम का। तो ये तो है डेंसर मीडियम, यहां लिख दिया सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम। सबको दिखाई दे रहा है? ये कोई प्रकाश की किरण यहां आ रही है बेटा, ठीक, ये इसका अविलंब है और अविलंब से दूर हट रही है। ये इसका आपतन कोण हो जाएगा ऊपर, ये क्या है? ये आपतन कोण है आई, और ये इसका अपवर्तन कोण है आर। आप सभी जानते हो आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। हमने आपतन कोण थोड़ा और बढ़ा दिया, पहले से थोड़ा ज्यादा ले लिया है। तो ये अपवर्तन कोण और बढ़ गया, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये आपतन कोण, ये I1 कह देते हैं तो ये एंगल R1 हो गया, इसे I2 कह देते हैं तो ये एंगल R2 हो गया। ये O1 है और ये O2 है, इतना दिखाई दे रहा है। आप सभी जानते हो और बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन कोण है उसका मान और बढ़ेगा। आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि ये अपवर्तित किरण है वो इन दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से गुजर जाती है, अर्थात इसके लिए अपवर्तन जो कोण है उसकी वैल्यू ठीक 90 डिग्री प्राप्त होती है। इस समय ये जो आपतन कोण आई है इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अभी हम परिभाषा भी बताते हैं, आपको ध्यान रखना। ये आपतन कोण आई क्रांतिक कोण तभी कहलाएगा जब किरण सघन से विरल में जा रही हो और अपवर्तन कोण कितना हो? 90 डिग्री। इस बात को समझाने के लिए यानी परिभाषा सुनाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, तो मैं अभी आपको परिभाषा सुना देता हूं। और क्रांतिक कोण को हम दर्शाते हैं बेटा IC, I सफिक्स C या फिर C फॉर क्रिटिकल एंगल और I फॉर IC माने क्या होगा? इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, वही बात है, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको I = C। हो सकता है छोटा लिख रहा हूं तो दिख ना रहा हो, लेकिन आप देख लें I = C लिखा हुआ है। तब हम परिभाषा सुनाते हैं किसकी? क्रांतिक कोण की। क्या सुनाते हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री प्राप्त होता है, कॉमा उन माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। मैंने आपको उन माध्यमों के लिए बोल दिया, ऐसा क्यों बोला है तो अभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक है वो विरल माध्यम पर ही निर्भर करेगा, ये बात सही है। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था अपवर्तनांक की निर्भरता, तब इस बात को मैंने बताया था कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक खुद के पदार्थ के साथ साथ उसके चारों ओर उपस्थित पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। तो दोबारा से परिभाषा आप सुन सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री प्राप्त होता है,
कॉमा उन माध्यमों के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। ये परिभाषा ऐसे भी लिखी हो सकती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का वह निश्चित मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के उभयनिष्ठ पृष्ठ से गुजर जाती है, यानी सीमा पृष्ठ से गुजर जाती है, कॉमा लगा दिया, उन माध्यमों के जोड़े का क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे I सफिक्स C या C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना आपने परिभाषा पढ़ ली, ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इन आधार पे आपने परिभाषा पढ़ी है। अब देखेंगे बेटा आप इसमें संबंध आता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, तो ये आप पहले से भी जानते हैं, मैं फिर आपको लिखाऊंगा, क्यों नहीं लिखाऊंगा, मेरा काम है। अपन इस बात को जानते हैं स्नेल के नियम से। हेडिंग डाल लेंगे और हेडिंग में क्या लिखेंगे, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप जानते हैं बेटा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, स्नेल के नियम से। क्या है बेटा स्नेल का नियम, बता दो, आपने पढ़ा है, साइन आई बटे साइन आर बराबर जहां आपतन कोण है उसके सापेक्ष जहां अपवर्तन कोण है उसका अपवर्तनांक। तो ये लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के सापेक्ष रेयर मीडियम का अपवर्तनांक। ये देख लीजिए, ये सही लिखा हुआ है, ठीक। अब आप जरा खुद देख लो, स्नेल का नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बार बार बताया, आप समझ गए होंगे। अब बेटा आप देखेंगे जब आई की जगह हम सी रखेंगे तो आर की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। यदि क्रांतिक कोण सी है तो साइन सी बटे साइन 90 बराबर, क्योंकि आई की जगह सी रखेंगे तो आर की जगह 90 रखेंगे, डी एन आर। इसकी वैल्यू बेटा साइन सी अपॉन 1 इज इक्वल टू डी एन आर। आप दोबारा पलट सकते हो, 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एन आर। ये बात बार बार बताने की नहीं है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में हमने आपको बताया था 1 बटे डी एन आर की जगह हम लिखेंगे आर एन डी, तो ये लिखा जाएगा 1 बटे साइन सी इज इक्वल टू आर एन डी। आर एन डी का मतलब है रेयर मीडियम के सापेक्ष डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक, ठीक है। और इस अपवर्तनांक को किताबों में म्यू या एन से लिखा जाता है, जो केवल म्यू लिखा है इसका मतलब है कि वो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का ही अपवर्तनांक लिखा हुआ है। तो हम इस गलत, ये आर नहीं होगा बेटा, साइन सी होगा, आर का होगा, सी है तो सी होगा, इसको हम म्यू लिख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। ये रिलेशन निकल के आता है, ये म्यू है, वो म्यू क्या है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तब यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं कि क्रांतिक कोण की ज्या और उसका क्या हो रहा है, ये व्युत्क्रम। तब लिखा जाता है कि क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। इस पर कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है आप सभी को मालूम है, मैं अभी बोलता हूं कि माना किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। सर इसका अपवर्तनांक तो आपने बता दिया, जब इसका तो बताया नहीं विरल माध्यम का, जब नहीं बताया गया है विरल माध्यम का तो सीधी सीधी ये मान के चलो हवा में रखा हुआ है तो एक अपवर्तनांक लगा देंगे। तो जो √2 है वो कौन दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है। फिर उसे हल कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ हल कर देता हूँ ना, मैंने क्या बोला,
कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, √2 है, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिख लेंगे, हम जानते हैं, यहां लिखेंगे लाइन में, हम जानते हैं यदि क्रांतिक कोण C है, क्रांतिक कोण C है, तो म्यू बराबर 1/sin C से कितना लगाएंगे म्यू की जगह, √2 बराबर 1/sin C। इधर इसका यहाँ गुणा कर देंगे, ये नीचे 1 होगा ना, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, sin C = 1/√2। ये वैल्यू कितने की होती है, साइन में कितने की वैल्यू है, ये 1/√2, सबको मालूम है। साइन 45 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? तो आप क्या लिखेंगे फिर यहाँ, sin C = sin 45 डिग्री, 1/√2 की वैल्यू है, तो C = आ जाएगा 45 डिग्री। सबको मालूम है? बताओ ठीक है कि नहीं? आप बताएं तब तो मैं देखूं। अब बोलेंगे ही नहीं, सही है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी यही डायग्राम काम आ जाएगा, इसको बार बार मिटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्यों मिटाएंगे इसको हम? देखिए आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम, यानी जो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये सघन माध्यम और ये हमारा होगा विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है ना। जो किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अगर उसके लिए हम आपतन कोण बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ, यहीं पर दूसरा ये चित्र बना देता हूँ और इसी में आपको बताता हूँ। मैंने ये माना कि I1 है, ये R1 है, और ये जो I2 एंगल है ये I बराबर हमारा C है, तो आप सभी जानते हो ये सीमा पृष्ठ से गुजर जाएगी, क्योंकि जब ये आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जरा और देखिए, यदि हम इस प्रकाश की किरण का आपतन कोण और बढ़ा दें, यानी C से भी अधिक ले लें, तो बेटा ये जो प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश की किरण इधर जा रही थी, तो उसके लिए भी अपवर्तन कोण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये किरण सीमा पृष्ठ के बजाय कहाँ जाएगी, उस माध्यम में जाएगी। तभी थोड़ा ध्यान दें मेरी बात को, जब आपतन कोण का मान ग्रेटर देन होगा क्रांतिक कोण से, तो ये प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ से न गुजर के ऐसे गुजरेगी, सघन माध्यम में ही भिन्न दिशा में वापस लौट जाएगी। ये सभी जानते हो, सबको दिख रहा है ना। लेकिन जाएगी कब, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तब। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखी जाती है, हेडिंग लिखा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तब परिभाषा लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, आप क्या देख रहे हैं, चित्र में आपको दिख रहा है ना। किरण कहां से कहां जाना चाहती थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और क्या हो गया, उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हो गया ज्यादा, तो वह प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही भिन्न दिशा में वापस लौट जाती है। समझ रहे ना सर, ऐसे ही लिखे हैं हम कॉपी में, तो कॉपी में क्या लिखना है उसको सुनो, हेडिंग में इसमें लिखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वह प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही भिन्न दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
ठीक है ना। दोबारा से फिर बोल दूं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही भिन्न दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों की तरह ही पालन करता है। ध्यान रहे, ये पीछे तो इसका अपवर्तन कोण है, जितना आपतन कोण ये होगा उतना ही परावर्तन कोण ये भी होगा। ठीक है ना, सुन रहे हैं। अगर ये आपतन कोण हमारा मान के चलें 60 डिग्री है तो ये परावर्तन कोण भी इसका 60 डिग्री होगा। पीछे देखेंगे तो ये वाला ये अपवर्तन कोण गिना जाएगा, वो आपका 120 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये परिभाषा हो गई आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब बेटा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्ण परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण परावर्तन की आवश्यक शर्तें, ये पूछा गया है एक बार। अच्छा प्रश्न है और आप लिख देंगे, उसमें याद करने का है ही नहीं है कोई। कंडीशन फॉर टोटली रिफ्लेक्शन कौन सी है वो मैंने आपको परिभाषा में बताई दी थी। आप देख रहे हैं, पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गुजरनी चाहिए, यानी आपतित किरण कहाँ होनी चाहिए, सघन माध्यम में, और अपवर्तित किरण कहाँ जाने के लिए तैयार होनी चाहिए, विरल माध्यम में। तो पहला नंबर डाल के हम लोग लिख देंगे कि किरण सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा पॉइंट भी आपको पता है, दूसरा पॉइंट डाल के हम लिख देंगे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना। ठीक, ये दो आवश्यक शर्तें हैं। ठीक, इसके बाद बेटा आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। ठीक है ना, उनको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, एक बात और है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो थोड़ी आपको परेशानी आती है। तो जिन विद्यार्थियों को ऐसी दिक्कत है वो आपको वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर दिखाया जाता है, उस पर आप अपनी रिकमेंड भेज दें तो उनको हम स्कूल से नोट्स की व्यवस्था कर देंगे, जिससे वो अपने घर पर जा कर के उनको लिख लें, बाकी के नोट्स हमारे वापस दे जाएं। इसी के साथ धन्यवाद।